Yes. So when we were doing this various sources of capital receipts, so out of these three are the main names, main sources. Borrowings. Borrowing का एक और नाम होता है लोन या डेट, उधार देना या उधार लेना, ठीक है. तो अब आपने यू प्लीज नोटिस वेरी केयरफुली, इफ वी कीप बोरोइंग ऑन वन साइड, इसको एक तरफ कर दें और इसको कंसिडर करें रिकवरी ऑफ लोन. यहाँ पर क्या होता है, रिकवरी ऑफ लोन करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का जो एसेट है दैट गेट्स एलिमिनेटेड, वो खत्म हो जाता है, ठीक है, एंड हो जाता है उसका. और ऐसे ही सिमिलरली डिसइन्वेस्टमेंट को अगर ले, तो डिसइन्वेस्टमेंट के केस में भी गवर्नमेंट सेल्स इट्स ओन प्रॉपर्टी, शेयर्स ऑफ इट्स ओन प्रॉपर्टी, चाहे लेस या मोर जितना भी है, बट उसकी अपनी प्रॉपर्टी रिड्यूस होती है. तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर ना तो रिकवरी ऑफ लोन्स के केस में डेट क्रिएट हो रहा है और ना ही ये डिसइन्वेस्टमेंट के केस में डेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है. स्मॉल सेविंग्स जो होती हैं वो डेट, उसको हम ये दोनों तरफ ही हो जाता है, डेट कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, बिकॉज ये गवर्नमेंट नहीं कहती लोगों को कि आप हमें लोन दो, लोग अपनी मर्जी से सेविंग्स करवाते हैं, ठीक है. तो फिर ऑल्दो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, अगर इस तरह से भी मनी कलेक्ट होता है तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिटर्न इट बैक आफ्टर द मेच्योरिटी पीरियड. बट स्टिल इसको हम एक तरफ रख सकते हैं, मतलब ये ना तो ये डेट कैटेगरी में है या ना ही ये नॉन डेट कैटेगरी, मतलब इसका कॉन्सेप्ट ही अलग आ जाता है. तो कीपिंग दिस स्मॉल सेविंग असाइड, इसको एक साइड पे रख दे, तो बाकी की जो हमारी ये बन जाती हैं, बिकॉज अदरवाइज ऑल्सो ये स्मॉल सेविंग्स का जो पार्ट होता है पूरे बजट में, दैट इज़ वेरी नॉमिनल पार्ट, बहुत थोड़ा सा ही इसका हिस्सा होता है. मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि गवर्नमेंट को इस ये स्मॉल सेविंग से बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होता है, ऐसा भी कुछ खास नहीं, मतलब वेरी निग्लिजिबल पार्ट इज देयर. तो इसको भी, ये भी एक तरह से डेट क्रिएट नहीं करती है, ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बट उस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भी गवर्नमेंट ने लोन ही लिया था तो उस सेंस में बनी, ठीक. तो हम ओवरऑल जो मैं कहना चाह रही हूँ दैट इज दिस, कि अगर जो ये बोरोइंग है इसका एक और नाम हो सकता है डेट क्रिएटिंग रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है. आप चाहो तो यू कैन राइट ऑन वन साइड, अदरवाइज ये आगे दिया भी हुआ है. बोरोइंग्स आर ऑल्सो नोन एज, एक तरफ कहीं लिखना है तो इट वुड बी बेटर कहीं ऊपर आप लिख लो, बुक के ऊपर ही कहीं पर भी. बोरोइंग्स आर ऑल्सो नोन एज डेट क्रिएटिंग रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इससे डेट क्रिएट होता है, डेट मतलब लोन क्रिएट होता है गवर्नमेंट के लिए. बोरोइंग्स आर डेट क्रिएटिंग रिसीट्स. ऑन द अदर साइड ये दोनों जो है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट, these are non, even small savings also, these are non debt creating receipts. मतलब इनके करके डेट की क्रिएशन नहीं होती है, उधार की क्रिएशन नहीं होती है, ठीक. तो बस ये थोड़ी सी हमने बात याद रखनी है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के अपने ही एसेट्स खत्म होते हैं, इसमें एसेट खत्म नहीं होता बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक. बस इस इतने से पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है. देन येस्टरडे वी हैव कवर्ड ऑल दिस रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद हमने कर लिया था प्लान नॉन प्लान, डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल. उनकी आपने सिर्फ ओनली मीनिंग्स ही पढ़ने हैं, आपने ओनली सिंपल रीडिंग इज मोर देन इनफ, क्योंकि वो इस तरह से डायरेक्टली आता नहीं, दैट इज़ फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. उसके बाद नाउ यू प्लीज सी इन द बुक, एक पॉइंट दिया हुआ है इन शॉर्ट करके दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ बजट. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नहीं है, द स्लाइड इज नॉट हियर, दैट इज गिवन इन द बुक इटसेल्फ. टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है. तो अब टाइप्स ऑफ बजट का क्या मीनिंग होता है, टाइप्स ऑफ बजट कैन बी, देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ बजट. आप टाइप्स के साथ में यू कैन राइट द वर्ड काइंड्स, काइंड्स या टाइप्स ऑफ बजट. तो देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ बजट. अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, अब वो कौन से टाइप्स हो सकते हैं, एक होता है बैलेंस्ड बजट, एक होता है सरप्लस बजट, एंड वन अदर इज, लास्ट वन इज डिफिसिट बजट, ठीक है. अब इनका मीनिंग क्या है, वेरी सिंपल. आप अपना एग्जांपल लेके देखो, आप मान लो आप अपना बजट बनाते हो तो यू फील कि भी आने वाले मंथ में, मान लीजिए अब हम मंथ का एग्जांपल ले, भी इन द कमिंग मंथ आपको 100 रुपीज़ की इनकम रिसीव होगी फ्रॉम ऑल सोर्सेज. जहाँ भी आप कहीं जॉब करते हो, कोई और पार्ट टाइम काम करते हो, कोई बिजनेस है, कुछ भी है, वट एवर, फ्रॉम ऑल सोर्सेज यू एस्टिमेट कि यू आर गोइंग टू रिसीव 100 रुपीज़ ऑफ इनकम, आपकी रिसीट्स 100 रुपीज़ हैं. फिर आप अपना रफ कॉपी पे, अपना जहाँ भी आप काम करते हो डायरी पे, यू एस्टिमेट कि आपके आने वाले मंथ में घर पे कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होंगे, किन चीज़ों के ऊपर यू हैव टू स्पेंड मनी. जब आप उसका जोड़ लगाते हो, हिसाब लगाते हो, तो देन यू कम टू नो कि दोज एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है. फिर आप बताइए कि ये कैसा बजट बनेगा. यू आर गेटिंग 100 रुपीज़,
इनकम के तौर पे, रिसीट्स के तौर पे, और जब आपने एस्टिमेट किया तो यू हैव टू स्पेंड ऑल्सो द सेम 100 रुपीज़। मतलब ना तो आपको यू हैव गॉट एनी एडवांटेज, ना ही आपको कोई हुआ डिसएडवांटेज। ठीक है, मतलब जितने पैसे आए उतने ही आपके खर्च हो जाने हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो देन बजट विल बी नोन एज बैलेंस्ड बजट। अब इसी बात को हमने अपने पर्सनल एग्जांपल से आप गवर्नमेंट की ओर ले आओ। अगर गवर्नमेंट बजट में, क्योंकि बजट जो है एक्चुअल में अभी हुआ नहीं है कुछ भी, दीज आर, हमने वेरी बिगनिंग में वी हैव सेड इन द डेफिनेशन कि दीज आर जस्ट द एस्टिमेट्स ऑफ फॉर द कमिंग ईयर। तो जब एस्टिमेट लगाते हैं तो इफ गवर्नमेंट फील्स कि भाई आने वाले साल में 100 रुपीज़ की इनकम होगी, 100 करोड़ का समझ लो, वैसे तो दिस इज वेरी लेस अमाउंट, चलो जो भी है, तो मान लो 100 करोड़ की इनकम होगी और 100 करोड़ ही गवर्नमेंट के स्पेंड भी हो जाएंगे। तो अगर ऐसा बजट बनता है तो देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड बजट। ना फायदा ना नुकसान, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक। ऑन दी अदर साइड सरप्लस बजट क्या होता है? इफ गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। एस्टिमेटेड, वीडियो ऑन कर लो तो बेटे मैं सिर्फ नाम पढ़ पढ़ के बोल रही हूँ, इट सीम्स वेरी ऑकवर्ड है। आप इमेजिन करो अपने आप को सिर्फ नाम पढ़ के कोई बोले तो कैसा लगेगा। वीडियो ऑन कर लोगे तो लगता है कि वी आर टॉकिंग टू सम ह्यूमन बीइंग है। देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन। हेजिटेशन किस बात की है? मैं भी तो पढ़ा ही रही हूँ ना आपको। दैट्स बेटर। वेरी गुड वंदना एंड मुस्कान। चलो अब मैं वंदना और मुस्कान को ये एड्रेस करके पढ़ाऊंगी सारा काम। चलो एनी हाउ, तो सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट का मतलब कि जब आपको लगता है कि आपको इनकम होगी, रिसीट्स होंगी 100 रुपीज़ की, और आपने बड़ा टाइटली अपने एक्सपेंसेस को रखा, फालतू के कोई खर्चे नहीं किए। मान लो आपके खर्चों का हिसाब बनता है 70 रुपीज़। ठीक है, तो अब आपको कितना फ़ायदा हुआ? इनकम आपको हो रही है 100 रुपीज़ की, खर्च आपने सारे हिसाब लगा लिए अपने घर के, तो आपका बनता है 70 रुपीज़। दैट मीन्स नाउ यू आर गेटिंग ए बेनिफिट ऑफ 30 रुपीज़। आपकी इनकम ज़्यादा है आपके खर्चों से। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम टेक्निकली वी कैन से इफ गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, तो फिर कैसा बजट होगा? दैट विल बी कॉल्ड सरप्लस। सरप्लस बजट, सरप्लस मतलब फायदे वाला, बेनिफिट वाला, प्रॉफिट वाला बजट जिसको हम कह सकते हैं, फायदे वाला बजट। तो दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। अब थर्ड काइंड है, अब बिल्कुल इसका उल्टा कर लो। अब मान लो आपने अपना अगले महीने का हिसाब लगाया तो आपकी इनकम बन रही है 100 रुपीज़। जब आपने अपने खर्चों का हिसाब लगाया तो मान लीजिए आपके सारे टोटल घर के खर्च मिला के बन रहे हैं 130 रुपीज़। ठीक, इनकम हुई आपकी 100 रुपीज़, खर्च हो गए आपके ज़्यादा 130 रुपीज़। नाउ यू आर गेटिंग ए लॉस ऑफ 30 रुपीज़। 30 रुपये आप कहाँ से लाओगे? मान के देखिए एक मिनट के लिए, आपके पास 30 रुपीज़ होंगे नहीं, बट आपने बहुत ही हिसाब लगाया फिर भी आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स इफ़ यू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ, मतलब लेटर ऑन तो यू विल मैनेज फ्रॉम समवेयर, आप कहीं से लोन लोगे नहीं लोगे या कुछ भी मैनेज करोगे आप, पर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे ही अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन गवर्नमेंट रिसीट्स, ठीक है, खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं और इनकम कम हो रही है, तो देन इन दैट केस द बजट इज नोन एज डिफिसिट बजट। डिफिसिट शब्द का मतलब होता है घाटे वाला बजट, नुकसान वाला बजट। ठीक, अब वो क्यों करती है? आप सोच सकते हो कि फिर मैम ये करते ही क्यों है, अगर घाटा ही पड़ रहा है तो क्यों करते हैं? उसके भी रीजंस होते हैं क्यों करते हैं या क्यों करना चाहिए, दैट वी विल डू लेटर। अभी के लिए हमने सिर्फ नाम याद करने हैं। बैलेंस्ड बजट जिसमें गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। नंबर टू, बैलेंस्ड बजट मतलब कोई फ़ायदा नहीं कोई नुकसान नहीं। नंबर टू, सरप्लस बजट जिसमें गवर्नमेंट रिसीट्स टेंड टू बी मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, और वो होता है फ़ायदे वाला बजट, इनकम ज़्यादा होती है। एंड थर्ड वन इज डिफिसिट बजट जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन गवर्नमेंट रिसीट्स, ये होता है लॉस वाला या घाटे वाला बजट होता है। ठीक, अच्छा, नाउ इन डिफरेंट सिचुएशन ये तीनों टाइप के बजट्स गवर्नमेंट बना सकती है। ऐसा कोई देयर इज़ नो कंपल्शन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट की हमेशा फ़ायदे वाला सरप्लस बजट ही बनाना है या डिफिसिट ही बनाना है या बैलेंस्ड ही बनाना है। एज़ पर द रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ द टाइम, समय के हिसाब से जैसी ज़रूरत लगे अगले साल में, तो गवर्नमेंट किसी भी टाइप का बजट बना सकती है। अब ज़रूरत के हिसाब से बनाती है तो दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। भी अगर ज़रूरत के हिसाब से ही बनाना चाहिए, और अगर बेतुका बजट बनता है तो फिर दैट इज़ डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। इकोनॉमिस्ट भी उसको डिसलाइक करते हैं, लोगों को भी ठीक नहीं लगता, डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों को भी नहीं अच्छा लगता। तो वो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द गवर्नमेंट, दिस फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसा बजट बनाते हैं। ठीक है, जिसमें सब लोगों की ज़रूरतें पूरी हो, इसी टाइप का ही बजट बनाना चाहिए। चलो अभी हमने ये सुजेशन नहीं देना, अभी ये सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट,
नाउ प्लीज सी इन द बुक पेज नंबर 10.13 लास्ट में एक हेडिंग दिया हुआ है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट, कि भाई अगर गवर्नमेंट को डिफिसिट होता है, जो तीसरी टाइप का बजट है डिफिसिट बजट है, अगर डिफिसिट मीन्स घाटा लॉस जिसमें एक्सपेंडिचर्स आर मोर, तो अगर डिफिसिट बजट टाइप का बनता है तो फिर व्हाट टाइप ऑफ डिफिसिट्स कैन बी देयर, कितनी तरह का घाटा हो सकता है या कौन कौन सा डिफिसिट हो सकता है। डिफिसिट वर्ड का मतलब लॉस घाटा, ठीक है। तो अगर डिफिसिट बजट बनता है तो कितनी टाइप्स का हो सकता है, तो उसी के लिए नाम यहाँ पर दिया जाता है टाइप्स, या जो बुक में दिया हुआ है मेजर्स, ठीक है। तो अब ये जो बजट डिफिसिट है उसके लिए ये वर्ड भी यूज कर लिया जाता है बजटरी डिफिसिट, चाहे बजट डिफिसिट यू कैन से और यू कैन से बजटरी डिफिसिट, वन एंड द सेम थिंग। तो फॉर्मूला पहले क्या बन गया, बजटरी डिफिसिट या बजट डिफिसिट इज इक्वल टू गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने पूरा लिखना है, गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स माइनस गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसीट्स, तभी ये घाटा पड़ेगा ना, जो चीज़ ज़्यादा है वही उसी में से माइनस करेंगे ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे तो उसी में से रिसीट्स माइनस करेंगे, तो ही एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो डिफिसिट होगा। तो ये फॉर्मूला है। अब इसकी ये टाइप्स कौन सी हो सकती है या मेजर्स कौन से हो सकते हैं, जो बुक में मेजर वर्ड है। नाउ 3 टाइप्स ऑफ डिफिसिट बजट कैन बी देयर, या 3 टाइप्स ऑफ डिफिसिट कैन बी देयर। जो घाटा है वो 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट इज कॉल्ड रेवेन्यू डिफिसिट, सेकेंड इज कॉल्ड फिस्कल डिफिसिट, थर्ड इज कॉल्ड प्राइमरी डिफिसिट, ठीक है। अब आप अपनी बुक में देखो, नीचे नाम दिए हुए ना, रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट एंड कैपिटल डिफिसिट, दिस प्राइमरी डिफिसिट। अब नाउ वन बाय वन वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स। ये जो फर्स्ट और सेकंड है इनके करने हमने मीनिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस, और जो थर्ड वन है उसका करना है सिर्फ मीनिंग एंड फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब आप हम स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट, रेवेन्यू डिफिसिट। नाउ यू कैन कम टू नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक, रेवेन्यू डिफिसिट। अब इसका देखो सिंपल वर्ड से ही हमें समझ आ जाना चाहिए। डिफिसिट मतलब जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसीट कम है, ये आपने याद रखना है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या डेफिनेशन बनेगी, रेवेन्यू डिफिसिट मीन्स दैट डिफिसिट या दैट situation in which the revenue expenditure of the government is more than the revenue receipts of the government. Estimated revenue expenditure is more than the estimated revenue receipts, तो जो डिफिसिट बनता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डिफिसिट। इसमें सिर्फ रेवेन्यू बजट वाले को पार्ट को लेना है। अगर आपको याद हो तो इन द बिगनिंग हमने किया था ना कंपोनेंट्स ऑफ बजट, तो इन दैट वी सेड कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन पार्ट ऑफ बजट इज कॉल्ड रेवेन्यू बजट, सेकंड इज कॉल्ड कैपिटल बजट। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट, रेवेन्यू बजट वाली साइड की अभी बात होगी, ठीक है। तो अब रेवेन्यू बजट वाली साइड से अगर बात करें तो रेवेन्यू डिफिसिट इज इक्वल टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। तो अब ये तो हमने सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया, अगर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना हो तो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है फॉर 2 मार्क्स, जनरली ऐसे क्वेश्चन आता है, डिफाइन रेवेन्यू डिफिसिट एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस। तो फिर बस आपने एक सेंटेंस लिख के ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद इम्प्लीकेशंस का मीनिंग क्या होता है, हाँ जी, इम्प्लीकेशन वर्ड बनता है इम्प्लाई से, IMPLY। तो इम्प्लाई का क्या मीनिंग होता है, मीनिंग। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन दूँ, कोई स्टेटमेंट देके कहूँ व्हाट डज दिस टर्म इम्प्लाई, इंग्लिश में करते हैं ना, व्हाट डज दिस टर्म इम्प्लाई, तो मतलब व्हाट डज दिस टर्म मीन, इसका क्या मीनिंग है। तो ऐसे यहाँ पर उसी वर्ड से बन गया इम्प्लीकेशंस, कि अगर रेवेन्यू डिफिसिट है तो उसके क्या क्या मीनिंग निकाले जा सकते हैं, उसके क्या क्या उसके इफेक्ट भी एक तरह से कह लो कि उसके क्या क्या असर हो सकते हैं, या क्या क्या उसकी सिचुएशंस हो सकती है पॉसिबल, उसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड इम्प्लीकेशन। नाउ 4-5 पॉइंट्स आर गिवन, वी आर गोइंग टू डू दोज। मैंने यहाँ लिखे नहीं है, वो मैं बुक से बता देती हूँ, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग। तो अब फर्स्ट इम्प्लीकेशन क्या है, पहले ही आपको देखो, अब आपने ये पार्ट को अभी कैपिटल बजट वाली साइड को एक तरफ है, उसको कुछ नहीं करना, उसको एक तरफ इग्नोर करते 1 मिनट के लिए। तो अगर ये वाला जो रेवेन्यू बजट वाला पार्ट है वहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर मोर, तो इसका मतलब पहले तो यही पता चलता है कि ड्यू अटेंशन इज नॉट बीइंग पेड टू ब्रिंग द बजट इन ए गुड सिचुएशन, ध्यान से नहीं बनाया जा रहा, पहले तो यही पता चलेगा कि एक्सपेंसेस अगर हम अभी हम एस्टिमेट ही लगा रहे हैं, तो अगर सोचा जाए तो जब एस्टिमेट ही लगाने हैं तो वो फिर सही ढंग से भी तो लगाए ही जा सकते हैं ना,
हमें कुछ ऐसा ध्यान करना चाहिए कि हमें नुकसान ना हो। बट इसका मतलब अगर ऐसी सिचुएशन इज गेटिंग क्रिएटेड, दैट मीन्स जो बजट है, रेवेन्यू बजट है, वो ध्यान से नहीं बनाया जा रहा। पहले तो यही पता चलता है। सेकेंड फिर क्या है, इंडिकेट्स अब जो बुक में फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज indicates the inability of government to meet its regular and recurring expenditures in the proposed budget. proposed मतलब जो आने वाले साल के लिए प्रपोजल कर रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं वो। तो भी गवर्नमेंट की इनएबिलिटी दिखाता है, इनएफिशिएंसी दिखाता है कि गवर्नमेंट को अपने जो रूटीन, अब हमें पता है कि जो रेवेन्यू साइड होती है बजट की, चाहे वो एक्सपेंडिचर्स हो या रिसीट्स हो, तो वो गवर्नमेंट की रूटीन फंक्शनिंग के ऊपर ही वो पैसा आता है या जाता है, खर्च होता है, जो भी होता है, रूटीन नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल रनिंग ऑफ द कंट्री। जैसे हम कहें घर की नॉर्मल रूटीन फंक्शनिंग, तो कुछ खर्चे हैं जो हमेशा ही होते हैं, है ना, पर कुछ खर्चे होते हैं जो कभी कभार होते हैं। तो जो रूटीन खर्चे हैं, इसका मतलब हम उन्हीं को ही कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी ध्यान से अंदाजे नहीं लगा रहे हैं। तो पहला तो ये दिखाता है गवर्नमेंट की इनएबिलिटी, कि जो गवर्नमेंट है वो अपने रूटीन एक्सपेंसेस को भी पूरा करने में अनेबल है। तो जब पूरा नहीं करी तो दैट मीन्स अनएबल है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए, है ना, इनएबिलिटी दिखाता है। सेकंड है कि इट इम्प्लाइज गवर्नमेंट इज दिस सेविंग, दैट इज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स टू फाइनेंस इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि अब जब यहाँ पर अगर लॉस आ ही रहा है, डिफिसिट आ ही रहा है, तो फिर उसको पूरा कहाँ से करेंगे। अब आप सोच के देखिए, मैं बार बार घर का एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि मतलब दैट इज द बजट एट द वेरी माइक्रो लेवल, बड़े छोटे लेवल पे हम घर का शुरू करते हैं, फिर उसी को बड़े लेवल पे ले जाओ तो कंट्री की बात बन जाती है। अच्छा, अब आप देखो कि घर का बजट बना रहे हैं, तो अगर उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो सोचिए फिर अगर आप घर में जो भी बच्चे हैं, 2-3 जितने भी बच्चे हैं, किसी ने अपने कुछ पैसे सेव करके रखे हुए हैं, हैं? तो आपके पेरेंट्स कहें कि चलो वो सेविंग वाले पैसे निकाल के दे दो, उसी को हम उसी से खर्चा चलाते हैं। तो फिर क्या हो गया? डिस सेविंग होगी। है तो वो सारा मनी घर का ही है ना, चाहे बच्चों के पास है, चाहे पेरेंट्स के पास है, पैसे तो घर के ही हैं। बट नाउ दैट सेव्ड मनी इज बीइंग यूज्ड, भी खर्च पूरा करना है तो उसको ही निकाल के आप यूज़ कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो अब पैसे कहाँ से लाएगी, इट विल स्टार्ट डिस सेविंग, भी कहीं और कोई पैसे रखे हुए हैं बचा के, किसी और काम के लिए रखे हुए हैं, अब उसको निकाल निकाल के ये खर्चा पूरा करने के लिए उसको यूज़ कर लिया जाता है। तो अब सोचा जाए तो ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी कंट्री बहुत बड़े लेवल पे होता है, अनसर्टेनिटी हमेशा होती है, नेचुरल कैलेमिटी कभी भी, जैसे अभी आई है, ऐसे कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम सेव्ड मनी को ही स्टार्ट करना शुरू कर देंगे यूज़ करना, तो दैट इज़ नॉट ए गुड इंडिकेशन। तो बट अगर गवर्नमेंट ऐसे करती है तो मतलब ये इम्प्लीकेशन अभी ऐसे भी कर सकती है। तो गवर्नमेंट्स में यूज़ द सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स, भी अपने रूटीन के कंजम्पशन खर्चों को पूरा करने के लिए जो इसमें होते हैं, तो गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर्स के बचाए हुए पैसों को उसको भी यूज़ कर सकती है। अनदर सिचुएशन फिर और क्या कर सकती है, इट ऑल्सो, या इसका क्या मीनिंग और निकल सकता है, इट इम्प्लाइज कि गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप दिस डिफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स थ्रू बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट, एंड रेवेन्यू डिफिसिट लीड्स टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग। या हाँ जी, इसका मतलब है कि अब नाउ वी नो कि बजट के दो हिस्से हैं, एक कैपिटल बजट, एक रेवेन्यू बजट। तो अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को डिफिसिट आ रहा है, तो समटाइम्स गवर्नमेंट कैन टेक हेल्प ऑफ द कैपिटल साइड बजट ऑल्सो। दूसरे, जैसे हमारे एक हाथ को चोट लग जाए, मान लो हम राइट हैंड से ही काम करते हैं ज़्यादातर, तो राइट हैंड में कहीं चोट लग जाए तो फिर हम अपना लेफ्ट हैंड शुरू कर लेते हैं, उसकी हेल्प से काम करते हैं, है ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट बजट के दो हैंड हैं, एक कैपिटल बजट, एक रेवेन्यू बजट। अब ये अगर घाटे में चल रहा है तो गवर्नमेंट में टेक हेल्प फ्रॉम द कैपिटल बजट साइड। तो अब कैपिटल बजट में किस चीज़ की हेल्प लेगी, ऑब्वियसली कैपिटल रिसीट्स की हेल्प होगी ना। एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर ही है, वो तो उसमें भी होंगे, बट पैसे आ कहाँ से सकते हैं, वो आ सकते हैं कैपिटल रिसीट से। तो अगर गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट वाले मनी को यूज़ करना स्टार्ट कर दे, मतलब एस्टिमेट करते हैं कि हम वो वाले पैसे को यूज़ कर लेंगे, तो फिर वो कहाँ से आती हैं, कैपिटल रिसीट्स कहाँ से आती हैं। अभी हमने उसका सोर्सेज किए, या तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा बोरो, तीन सोर्सेज किए ना, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, और डिस सेविंग या स्मॉल डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग। तो अगर गवर्नमेंट टेक्स हेल्प ऑफ कैपिटल रिसीट्स साइड, तो उस केस में या तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा बोरो, अगर अगर बोरो नहीं करती है तो फिर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा अपना डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिकवरी ऑफ लोन नहीं कर सकते वो। रिकवरी ऑफ लोन का कोई पता थोड़ी होता है कि वो कितने साल के बाद वो मेच्योर होगा, मतलब लोन किसी को स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, तो ज़रूरी तो नहीं कि घाटा गवर्नमेंट को इस साल में पड़ रहा है, मतलब इस साल जो प्लान कर रहे हैं, और वो लोन रिकवर करना है 10 साल के बाद।
तो अब उसको तो ज़बरदस्ती वापस नहीं ले सकते, इसलिए दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि रिकवरी ऑफ लोन तो जब टाइम पूरा होगा तभी हो सकती है। तो बाकी क्या बचे? तो बाकी बचे या तो बोरोइंग बची या अदर सोर्सेज़ बचे। तो अदर सोर्सेज़ में भी फिर मेन आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। भई गवर्नमेंट इस घाटे को पूरा करने के लिए या तो बोरो कर सकती है या अपने एसेट्स को बेच सकती है। अपनी वेल्थ को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स के कुछ शेयर्स को बेच सकती है। अब दोनों ही केसेस में देखो नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का ही हो रहा है कि अगर शेयर्स अपने बेचती है डिसइन्वेस्ट करके तो अपनी प्रॉपर्टी रिड्यूस हो रही है, तो वो भी कोई बढ़िया बात नहीं कि अपना ही एसेट अगर हम कम, आप सोच के देखो, घर बहुत बड़ा हो हमारा, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हो तो हम अपने घर की ज़मीन ही बेचनी शुरू कर दें। इसको भी कोई समझदारी तो नहीं कहेंगे कि घर की ज़मीन बेचनी शुरू कर दी, खर्चे नहीं पूरे हो रहे। दैट मीन्स हम अपना कोई काम ही नहीं कर रहे कि भी खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। तो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। दूसरी तरफ अगर हम उधार ले लें कि अपना देखो महीने का राशन पानी चलाएँ, खाना-पीना चलाएँ, तो वो भी कोई बढ़िया बात नहीं है। कोई इमरजेंसी हो तो ठीक है, बट अगर हम कहें कि अपना रूटीन खाना-पीना ही चलाना है, घर को ही चलाना है, तो उधार ले लेके चलाएँ, तो वो भी एक कर्जा खड़ा होगा सिर के ऊपर। तो सेम थिंग इज़ हियर कि अगर गवर्नमेंट लोन ले लेके काम करती है, बोरो करती है, तो प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेचती है, कुछ शेयर्स को बेच देती है, तो उससे गवर्नमेंट की वेल्थ खत्म होती है। फिर अगर बोरो करती है, तो बोरो करने के साथ एक और मुसीबत आ जाती है। जितना पैसा बोरो किया वो तो किया ही किया, प्लस उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो जब इंटरेस्ट देना पड़ता है तो वो एक एक्स्ट्रा बन जाती है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ब्याज भी वापस करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है लोन का। फिर अगेन एक एक जैसे बोलते हैं ना विशियस सर्कल सा बन जाता है, मतलब एक फालतू की सिरदर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ कैपिटल रिसीट्स फॉर मीटिंग एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन एंड हायर बोरोइंग इंक्रीजेस द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ये मैंने अभी सेकेंड लाइन का तो भी बता दिया कि बोरो अगर करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी हो जाती है और इंटरेस्ट की पेमेंट की भी जिम्मेदारी आ जाती है, ये तो अभी बताया। जो फर्स्ट लाइन है उसका मीनिंग क्या है, ये पॉइंट हमारा वो फिस्कल डिफिसिट आगे करेंगे ना उसकी इम्प्लीकेशन में भी आ जाएगा, ये कॉमन पॉइंट है। तो अब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट अपनी इस घाटे को पूरा करने के लिए डिफिसिट को अगर गवर्नमेंट हेल्प लेती है कैपिटल रिसीट्स की, तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसके करके जो कंट्री या इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ सकती है। अब आप सोच सकते हो कि वो कैसे आ जाएगी, इन्फ्लेशन के साथ इसका क्या लेना देना। लेना देना ये है कि अगर गवर्नमेंट, जैसे हमने यहाँ पीछे किया था ना, एक मिनट लेट मी शो, ये किया था बोरो अगर गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट के पास तीन सोर्सेज हैं जहाँ से इट कैन बोरो। एक तो पब्लिक, मतलब हम आम लोग, कंट्री की जो जनता होती है आम लोग, वो उससे बोरो करते हैं, ठीक है वो वापसी करनी है। फॉरेन सेक्टर से बोरो करते हैं, ठीक है वो भी वापस करना है। बट अगर गवर्नमेंट बोरो करती है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री आरबीआई से, अगर यहाँ से बोरो करती है, भी गवर्नमेंट कहती है ना तो हमने लोगों को तंग करना है ना ही फॉरेन सेक्टर की पेन लेनी है, उसकी सिरदर्दी लेनी है, आरबीआई से ले लेते हैं, सेंट्रल बैंक से। तो जब गवर्नमेंट जाती है टू आरबीआई या सेंट्रल बैंक फॉर बोरोइंग मनी, तो आरबीआई उसको फ्री में नहीं दे देता है कि ठीक है आप तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट हो, आपको फ्री में लोन दे देते हैं, ऐसा नहीं। सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखता है। सिक्योरिटी हम ऐसे समझ लें जैसे जैसे बोलते हैं ना कोलेट्रल, टेंथ में आपने पढ़ा कोलेट्रल, जैसे किसी चीज़ को गिरवी रख लेना, किसी किसी की महंगी चीज़ को गिरवी रख के बदले में उधार दे देना, उसको बोलते हैं कोलेट्रल या सिक्योरिटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को, या गवर्नमेंट के कोई सेविंग के पेपर्स हैं, कुछ भी है गवर्नमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट, उन चीज़ों की सिक्योरिटी रख के फिर आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को लोन देता है। बट वो लोन इज़ नॉट गिवन फ्रॉम द ऑलरेडी प्रिंटेड करेंसी, जो अभी नोट चल रहे हैं, पैसे हमारे कंट्री में चल रहे हैं, उसमें से नहीं देता। आरबीआई क्या करता है, नई करेंसी इशू करता है, नए नोट छापता है, नए 2000 की डिनोमिनेशन के, 100 के, 500 के, जो भी कंट्री में नोट चल रहे हैं, वो नए नोट छापता है, नए नोट को प्रिंट करता है, पब्लिश करता है। उन जो नए नोट छापे हैं, प्रिंट किए हैं, वो लोन के तौर पे देता है। मतलब पुरानी करेंसी में से नहीं देता, जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है उसमें से नहीं देता। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को रख के, गिरवी रख के, आरबीआई नए नोट्स की प्रिंटिंग करता है, इशू करता है नई करेंसी। वो नई करेंसी देता है गवर्नमेंट को लोन के तौर पे। तो जब वो नई करेंसी गवर्नमेंट को मिलती है,
गवर्नमेंट को मिलने का मतलब हाथ में नहीं देते, गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब क्या होता है, फिर गवर्नमेंट वो पैसे कैसे यूज करती है, गवर्नमेंट उन्हीं पैसों को आगे सर्कुलेशन में लेके आती है बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स टू पीपल। लोगों को काम प्रोवाइड करते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएट की जाती हैं, मतलब लोगों को काम दिया जाता है। जब काम देते हैं तो ऑब्वियसली अगर कोई आदमी काम करता है किसी गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर भी, मनरेगा के अंदर ही मान लो काम करता है, या कोई और मजदूरी का काम करता है कुछ भी, तो पहले सारा दिन काम करेगा, शाम को उसको पैसे मिलेंगे। तो जब वो पैसे मिलते हैं तो अब वो पैसा आ गया लोगों की पॉकेट में, ऑब्वियसली काम करने के बाद ही मिलेगा, फ्री में नहीं। तो वो नाउ दैट मनी कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट टू द पॉकेट्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ठीक, जब आ गया लोगों के पास में, तो ये इस तरीके से लोगों की इनकम बढ़ती है। अब इनकम बढ़ने का मतलब आप प्लीज़ ऐसे नहीं सोचना कि क्या पहले किसी की इनकम 1000 रुपीज़ है तो बढ़ के 2000 होगी, वो नहीं। ओवरऑल लोगों के पास पैसा बढ़ता है, उनकी पॉकेट में मनी आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे काम डेवलपमेंटल के, कुछ कंस्ट्रक्शन के, कुछ कोई भी काम शुरू किए थे। अब जब लोगों के पास पैसे बढ़ते हैं तो नाउ दे डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, नाउ दे कम इन ए पोजिशन टू गो टू मार्केट्स। आप सोच के देखो, आपकी जेब में पैसे ना हों तो क्या आप सोच सकते हो कि मैं बाजार जाऊं, शाम को मैं घूम के आऊं, कुछ मैं आइसक्रीम खा लूं, या कोई नई ड्रेस ले लूं, या कोई नया कुछ पेन ले लूं? यू कैन नॉट थिंक, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। जब आपके पास मनी होगा तब आप सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, आज मैं जा सकता हूँ, आई कैन बाई समथिंग, तो देन यू कैन थिंक। ठीक है, तो अब जब लोगों के पास पैसे आते हैं तो नाउ दे गो टू मार्केट्स, दे बाय थिंग्स, डिमांड करते हैं चीज़ों की। तो जब डिमांड ओवरऑल ही कंट्री के अंदर डिमांड बढ़ती है, तो आपको पता है 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, जब डिमांड बढ़ती है, चीज़ें चीज़ें अभी उतनी बनी नहीं होती, तो कंट्री के अंदर होता है इन्फ्लेशन। सप्लाई उतनी होती नहीं सामानों की, डिमांड्स लोगों की ज़्यादा हो जाती हैं ड्यू टू देयर इंक्रीज्ड इनकम, और कंट्री के अंदर होता है इन्फ्लेशन। तो ये सारी कहानी का मतलब ये निकला, इतना लंबा लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाना था कि अगर गवर्नमेंट बोरो करती है फ्रॉम आरबीआई तो वो नई करेंसी इशू करके देते हैं। ड्यू टू दैट न्यू करेंसी देयर कैन इमर्ज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। तो जब इन्फ्लेशन है तो फिर एक तरह की फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब ये फालतू की अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसके करके, सिर्फ इस बात के करके कि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया इस बजट को, डिफिसिट को बचाने के लिए। ठीक, उसके बाद है फिर लास्ट है, high revenue deficit gives a warning signal to government to either curtail their expenditure or increase its revenue। ये तो सीधा सीधा ये हम बिना पढ़े भी कह सकते हैं कि वार्निंग सिग्नल मतलब एक इंडिकेशन है कि भी दो काम करो अपने घाटे को अगर रोकना है, या तो अपने एक्सपेंसेस को कम करो, है ना, इसको रिड्यूस करो, फालतू के खर्चों को घटाओ। कर्टेल का मतलब होता है टू चेक, टू कंट्रोल, टू कर्ब, CURB, टू कर्ब मतलब कंट्रोल करो। या दूसरा, अगर खर्चे कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर दूसरा काम कैन बी डन, अपनी इनकम बढ़ाओ, अपनी रिसीट्स को बढ़ाओ। कैसे बढ़ानी है फिर वो सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि कैसे बढ़ाएं। तो जो ये रेवेन्यू डिफिसिट का कॉन्सेप्ट है, इट वार्न्स द गवर्नमेंट, इट टेल्स द गवर्नमेंट, इट इंडिकेट्स, जैसे हम ट्रैफिक की रेड लाइट होती है तो वो क्या है, एक वार्निंग सिग्नल है भी रुक जाओ। अगर हम रेड लाइट पे भी निकलना शुरू कर दे, उधर से कोई दूसरा अपनी साइड से ठीक लाइट, ग्रीन लाइट के करके आ रहा है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि ये जो एक डिफिसिट है, अगर ऐसा हो तो इट इज़ ए काइंड ऑफ सिग्नल, इंडिकेशन फॉर द गवर्नमेंट कि इधर कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, अगर नहीं कर सकते तो फिर इंक्रीज योर रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, उसको बढ़ाओ। तो ये इस सारे का इम्प्लीकेशंस है। ठीक है जी, ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आपने जैसा भी क्वेश्चन है, अगर आता है ओनली इम्प्लीकेशन तो ओनली पॉइंट्स देने हैं, अगर आता है कि डिफाइन करके इम्प्लीकेशंस बताओ तो पहले फिर ये डेफिनेशन देके देन पॉइंट्स टू बी गिवन। अब आ जाता है कि फिर अच्छा भी चलो ये सब कुछ हो गया, तो अब किसको ठीक कैसे करें। जैसे हम कहते हैं अब ठीक है, बीमार हो गए तो अब फिर ठीक कैसे हो, हेल्दी कैसे हो। तो आगे दिया हुआ है मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक कैसे करें। अब दो तरीके हैं, अब यहाँ से ही पता चल सकता है, एक पॉइंट इसका बना लेना, एक पॉइंट इसका। तो फर्स्ट मेजर कैन बी कि गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू कंट्रोल इट्स अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स। फालतू का जो खर्च हो रहा है, फिर फालतू कहाँ खर्च हो रहा है वो देखना पड़ेगा। फालतू के जिसको हम कह सकते हैं दिखावे के ऊपर, या अननेसेसरी, मतलब कई होते हैं ना, कई खर्चे हम कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं होती। तो फिर गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक, गवर्नमेंट शुड फील द कंपल्शन टू थिंक केयरफुली कि हमारे कौन से फालतू के खर्चे हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिन चीज़ों के बिना हमारा काम चल सकता है, वो अननेसेसरी खर्चे हैं, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। फिर जो अनप्रोडक्टिव खर्च है,
अनप्रोडक्टिव भी जिनके ऊपर पैसा बहुत खर्च हो रहा है, बट उससे कुछ कंट्री के अंदर कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कुछ फ्लो ऑफ जनरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है। जैसे कोई गवर्नमेंट फंक्शन होता है, बहुत तामझाम करते हैं, तो वो एक तरह से फालतू का खर्च है। या कोई मिनिस्टर्स कहीं आते जाते हैं तो अपने साथ 500-500 लोगों को ले जाएं, थ्रू प्लेन ले जाएं, उनका खर्चा, उनके होटल में रहने का खर्चा, ये सब फालतू के खर्चे हैं, इससे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कि जो फालतू की अननेसेसरी पॉम्प एंड शो के ऊपर गवर्नमेंट अगर खर्च करती है तो वो रोकने चाहिए, कि उससे उसके बिना भी काम चल सकता है। दूसरा है कि रिसीट्स को कैसे बढ़ाएं। तो रिसीट्स को बढ़ाने के लिए अब आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि रेवेन्यू रिसीट्स आती कहाँ से हैं। उसके 2 सोर्सेज होते हैं, वन इज टैक्स सोर्स, वन इज नॉन टैक्स सोर्स। तो फिर उसकी हेल्प से वी कैन मेक पॉइंट हियर, गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स सोर्सेज एज वेल एज नॉन टैक्स सोर्सेज, ठीक है। अच्छा, अब नाउ यू मे थिंक कि उसको कैसे फिर बढ़ाए। तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस। अगर पहले मान लो 5% टैक्स लगाया हुआ है लोगों के ऊपर, तो अब उसको 6% कर सकते हैं, 7% कर सकते हैं, टैक्स का रेट बढ़ा सकते हैं। या अगर रेट नहीं बढ़ाना है तो कोई न्यू टैक्स कैन ऑल्सो भी इंट्रोड्यूस्ड, कुछ नया नया नाम देके कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दे। देना तो पड़ेगा ही लोगों को, मना तो कर नहीं सकते, है ना। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो हम सारे जो कंट्री के लोग हैं हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, हमें देना ही पड़ेगा, चाहे खुश होकर दें चाहे दुखी होकर दें, देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इज़ ए कंपल्सरी पेमेंट। तो फिर या तो गवर्नमेंट अपना कोई पुराने टैक्सेस का रेट इंक्रीज कर दे, अगर वो नहीं करना चाहते तो न्यू टैक्सेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो कैसे कोशिश कर सकते हैं। अब नाउ वी हैव सीन कि जो नॉन टैक्स है उसमें किसी को कंपल्सरीली नहीं कहा जा सकता कि आप जाके लाइसेंस बनवाओ, आप जाके पासपोर्ट बनवाओ, आप जाके कोई सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफिस से लो, फीस दो उसके लिए, है ना, या गलती करो अपना चलान कटवाओ। वो मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, बट स्टिल उसमें क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट अपनी जो इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके फीस के अमाउंट को बढ़ा सकती है। मान लीजिए पहले पास जस्ट फॉर एग्जांपल आप पासपोर्ट बनवाते हो, आपकी फ़ीस लगती है मान लो 1000 रुपीज़। अब वो अमाउंट बढ़ाया जा सकता है, 1000 की जगह 1500 भी किया जा सकता है, 2000 भी किया जा सकता है। तो अब ऑब्वियसली लोग जो भी जाएंगे उनको अब 2000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा देते हैं तो दैट मीन्स दैट मनी इज़ गोइंग टू गवर्नमेंट, उसके पास ही जा रहा है रेवेन्यू रिसीट के तौर पे, तो उसको बढ़ा सकती है। या जो चालान कटते हैं उसका पैसे बढ़ा सकती है, जुर्माना जो फाइन लगता है वो पैसे बढ़ा सकती है। मतलब कोई भी इस तरह से काम हो सकता है कि जिससे गवर्नमेंट को थोड़ी आमदनी उसकी बढ़ जाए, वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। किसी भी तरीके का मतलब इलीगल नहीं, कोई गैर कानूनी नहीं, मतलब सही तरीके से जो इन सोर्सेज के अंदर अंदर रह के जो किया जा सकता है, दैट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट पार्ट, रेवेन्यू डिफिसिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फिस्कल डिफिसिट। यस, तो फिस्कल डिफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है दैट वी विल स्टार्ट टुमारो, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन ही लंबी है, तो 2-3 मिनट ही रह गए तो ये भी पूरा नहीं हो पाएगा। दिस वी विल डू टुमारो, ठीक है जी। होप यू ऑल हैव फिल्ड योर अटेंडेंस, ठीक। सो आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ। थैंक यू ऑल।